चलिए सारे बच्चे हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर अपना चल रहा है। सब बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए देखो फर्स्ट चैप्टर अपना है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब जब अंग्रेज लोग भारत छोड़कर गए 1947 में, उस समय इंडियन इकोनॉमी क्या थी वो, और ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के समय इंडियन इकोनॉमी की स्थिति क्या थी, ये सारा कुछ अपने को इसमें देखना। ठीक है, चलिए देखिए हमने अभी तक पढ़ लिया है बच्चों कि पहली चीज पढ़िए इसमें कॉलोनियल रूल क्या होता है। और एक पढ़ लिया है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। मतलब कॉलोनियल रूल के समय इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लो लेवल क्यों था, है ना, उस पर हम बात कर चुके हैं। लो लेवल ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। अब इसके बाद आता है इसमें आगे जो हेडिंग दिख रहा है लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। बेटा इस हेडिंग में जो बात दी हुई है वो टोटल फालतू है, कोई काम की नहीं है। इस हेडिंग में जो बात दी हुई है वो कोई काम की नहीं है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है उसमें से, सिर्फ एक लाइन को छोड़कर। वो लाइन पर मैं अंडरलाइन करवा रहा हूं, देखिए आप। समझाऊंगा अभी पहले, फिर अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है, हेडिंग पढ़ के क्या लग रहा है कि इसमें नेशनल इनकम लो लेवल पर क्यों थी, पर कैपिटा इनकम लो लेवल पर क्यों थी, इसके बारे में कुछ बताएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं बताया है। इस पूरी 3, 4, 5 लाइन में ये बताया है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, किसी भी कंट्री की ग्रोथ को पता करने के लिए उसकी नेशनल इनकम से ग्रोथ पता चलती है। पहले ये बात क्लियर है कि नहीं। अगर किसी कंपनी की नेशनल इनकम प्रीवियस ईयर की तुलना में बढ़ रही है तो जितनी बढ़ रही है उससे ग्रोथ पता चलती है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं बोला। अपने को हेडिंग पढ़ के तो लगता है कि नेशनल इनकम के बारे में कुछ बोलेंगे, कम नेशनल इनकम क्यों थी इस बारे में बोलेंगे, सब कुछ नहीं बोला। इसमें सिर्फ क्या बोला है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का उस समय कोई जरिया नहीं था, कोई तरीका नहीं था। कुछ लोगों ने कोशिश करी कि नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाए, बराबर। उसमें से जितने लोगों ने कोशिश करी, ज़्यादातर का जो तरीका था नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का वो फेल हो गया, कोई काम का नहीं था। एक आध किसी व्यक्ति का जो तरीका था वो काम का था, बस ये बात थी। तो कोई काम का नहीं है, पूरा पैराग्राफ जो 4-5 लाइनें कोई काम की नहीं है। जो काम की चीज़ है पहले उसको अंडरलाइन कर लो और फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसका जो तीसरा पॉइंट है, हाउएवर एस्टिमेट्स ऑफ डॉक्टर राव ऑन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम वर कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट।
हेलो, इसको अंडरलाइन कर लिया क्या? थंब इंप्रेशन से बताओ मुझे। इस लाइन को अंडरलाइन करना है। कर लिया क्या अंडरलाइन? जल्दी बोलो। हाँ, अब एक्चुअली क्या है, एक नंबर का ये एमसीक्यू बन सकता है कि उस समय नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम निकालने का कई सारे लोगों ने प्रयास किया, कोशिश की, एफर्ट्स किए। बाकी किसी के भी एफर्ट्स जो है वो कोई इतने सिग्निफिकेंट नहीं थे कि उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके। सिर्फ एक व्यक्ति का जो मेथड था उसको थोड़ा ठीक ठाक माना गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि कौन पर्सन था जिसका नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम निकालने का जो मेथड था उसको थोड़ा ट्रस्टवर्दी या सिग्निफिकेंट माना गया। तो वो कौन है? डॉक्टर राव। इनका पूरा नाम है बेटा VKRV राव। VKRV राव, VKRV राव, मिस्टर VKRV राव जो है ना, ध्यान से सुनो। मिस्टर VKRV राव ये पर्सन है जिन्होंने की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने का जो मेथड बताया उसको थोड़ा सिग्निफिकेंट माना गया। इनके द्वारा जो मेथड बताई गई उस मेथड से जो नेशनल इनकम निकाली गई उसको माना गया कि हाँ भाई ये कुछ हद तक सही हो सकती है। बस बाकी पूरे पैराग्राफ में फालतू टाइम वेस्ट मत करना, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक नंबर का एमसीक्यू इसमें बन सकता है, उस पर मैंने अंडरलाइन करवा दी है। इन पर्सन का नाम याद रखिएगा। ये सिग्निफिकेंट मेथड मानी गई थी। यहाँ लिखो ये दो चीज कैलकुलेट करने की इनकी मेथड की थी, वो सिग्निफिकेंट। चलो बढ़े आगे बेटा। खुशी कह रही है सर प्लीज थोड़ा सेंटर में लिख दो। मेरे को एक बात बताओ, क्या मेरे यहाँ होने से मैं जब यहाँ आता हूँ तो नहीं दिखता है, या मैं हट गया तो भी नहीं दिख रहा है? क्या प्रॉब्लम क्या है खुशी? आज क्यों आ रही है प्रॉब्लम बेटा? अभी दिख रहा है कि नहीं खुशी? ज्यादा बताओ मुझे। अच्छा अभी दिख रहा है पूरा लिखा हुआ खुशी गुप्ता? बेटा रोज जहाँ रहता है कैमरा वहीं है, हम हटाते थोड़ी रोज हटाते नहीं है। वो तो आप कहते हो तो मैं थोड़ा बहुत इधर उधर कर देता हूँ उसको। मतलब आप सभी बच्चों को एक बात बताओ मुझे कि ये पूरा बोर्ड यहाँ से यहाँ तक विड्थ दिख रही है कि नहीं, ये बताओ मुझे। बोर्ड पूरा विड्थ दिख रहा है कि नहीं? दोनों तरफ एल्यूमिनियम की जो बॉर्डर बनी हुई है वो दिख रही है सबको? जब एल्यूमिनियम की बॉर्डर दिख रही है तो फिर बीच में लिखा हुआ दिखेगा? मेरे को तो ये बात ही समझ में नहीं आ रही। जब पूरा बोर्ड दिख रहा है, ओके। जीशा से खुशी, जीशा ने एक अपने को बताया बेटा आप अपने फोन को लैंडस्केप मोड पे कर लो। आप अपने फोन को कैमरा को लैंडस्केप मोड पे कर लो तो दिखने लगेगा बेटा। ठीक है, ओके ठीक है। चलो भैया अब बढ़ने आ गया ना, यहाँ तक बात हम कर चुके हैं। और जैसा मैंने बताया था कि इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ने का, क्योंकि मेरा पूरा कंप्लीट पढ़ा हुआ है, तो यही तरीका रहेगा, सिलेक्टिव पढ़ेंगे, छूटेगा कुछ भी नहीं, ये ध्यान रखें, है ना। फालतू बातें पढ़ने का मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अब अपन आ रहे हैं इसके आगे। एग्रीकल्चरल सेक्टर। एक्चुअली क्या करा बेटा इन्होंने कि जब भारत आजाद हुआ उस समय इंडिया के इकोनॉमी की क्या स्थिति थी ये बतानी है, तो उसको अलग अलग सेक्टर में बांट दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति, इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्थिति,
और एक दो सेक्टर्स और बताए, और हर एक सेक्टर की स्थिति उस समय क्या थी अलग अलग करके बताया। तो पहले अब अपन शुरू कर रहे हैं आज से एग्रीकल्चरल सेक्टर की स्थिति उस समय क्या थी। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। अब यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। एग्रीकल्चरल सेक्टर, देखो सबसे पहली बात किताब से पढ़ेंगे, अंडरलाइन भी करेंगे, पहले समझ लेते हैं, है ना, उसके बाद फिर अंडरलाइन कर लेना और पढ़ लेंगे किताब से। ठीक है, चलिए। हालांकि इसमें समझाने का काम है, पर फिर भी मैंने अपनी तरफ से मेथड बदल दिया कि चलो पहले समझाएंगे, पहले बातचीत करेंगे, बातचीत करके समझ लेंगे और उसके बाद उसको पढ़ेंगे बुक से। ठीक है, बुक से पढ़ के नहीं समझेंगे, पहले समझ लेंगे और फिर बुक से पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, चलिए। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर की स्थिति बेटा उस समय जो थी वो बहुत ही खराब थी। पहली बात ये ध्यान रखना कि इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चरल बेस्ड थी। देश की करीब करीब 85% पॉपुलेशन जब ये आए थे ना, उसके पहले तो 67% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। पर जब ये गए ना यहाँ से, तो यहाँ से जब गए ना तो उस समय करीब करीब 85% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड हो गई। वो इसलिए हो गई थी क्योंकि इन्होंने इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को तो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी ना, जो थोड़ी बहुत भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह, टेक्सटाइल वगैरह इंडस्ट्री, वो पूरी तहस नहस कर दी। तो बेचारे वो लोग जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में लगे हुए थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगे हुए थे, वो भी एग्रीकल्चर पर आ गए। तो इसलिए जब ये गए तो करीब करीब 85% पॉपुलेशन देश की डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड होगी। ठीक है, अब एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति उस समय बहुत खराब थी जब ये गए, हालत खराब छोड़कर गए। एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति खराब क्यों थी जब ये गए, उसके 4 मेन रीजंस हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टेगनेट होने की, खराब होने की 4 मेन रीजंस थे। हम उन रीजंस पर पहले बात कर रहे हैं। पहला रीजन था reasons for stagnation of agri sector। चारों रीजन में लिख रहा हूं। पहला रीजन था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा रीजन था commercialization of agriculture, तीसरा रीजन था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, चौथा रीजन था स्कार्सिटी ऑफ इंडस्ट्री। चलो ध्यान देंगे सब बच्चे। एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टेगनेट होने के 4 मेन रीजन थे। पहला था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। एक्चुअली क्या था, अंग्रेजों के समय, ब्रिटिशर्स के समय देश में जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था ना, वो जमींदारी सिस्टम। ध्यान से सुनना। एक्चुअली जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि पूरे भारत देश में तमाम छोटे मोटे गांव, हर गांव में हर किसान के पास छोटी छोटी जमीन है जिस पर कि वो खेती वेती करते थे, है ना। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि हर गांव के आधार पर, है ना, जैसे गांव पर्टिकुलर कोई गांव है तो उस गांव में मान लो 500 किसान है, तो 500 किसान के एक हेड के रूप में व्यक्ति अपॉइंट कर दिया उसी गांव का कोई भी,
या 4-5 गांव का कोई हेड अपॉइंट कर दिया और उसको नाम दे दिया भाई जमींदार। ठीक है, हेड अपॉइंट कर दिया किसी पर्सन को, उसको नाम दे दिया जमींदार। अब स्टेगनेट का मतलब होता है बेटा खराब स्थिति, कृषि क्षेत्र की खराब स्थिति। स्टेगनेशन का मतलब है निष्क्रियता या एक तरह से खराब होना कोई चीज का। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, लैंड सेटलमेंट सिस्टम में कोई पर्टिकुलर गांव जिसमें कई सारे किसान हैं, सबके पास छोटी छोटी जमीन है, अपनी जमीनों पर खेती करते हैं, उस गांव के कोई पर्सन को जमींदार नियुक्त कर दिया, अपॉइंट कर दिया। या 3-4 छोटे छोटे गांव हैं, उसमें जो सैकड़ों किसान हैं, उनके ऊपर एक हेड बना दिया जमींदार के नाम से। अब फिर क्या करा कि ब्रिटिशर्स ने जमींदार से ये कहा कि देखो भाई, खेती हो न हो, ज्यादा हो कम हो, हमें तो इतना रेवेन्यू आपसे चाहिए, इतना रेवेन्यू हमको आपसे चाहिए। रेवेन्यू मतलब जो भी उसको वहां पर लगान कहा जाता था उस समय, इतना रेवेन्यू जिसको लगान कहते थे, इतना रेवेन्यू हमको पर एनम या पर मंथ आपसे चाहिए। अब ये जमींदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वसूलेगा किससे, किसान से। तुम किसान से ज्यादा वसूलो तो तुम्हें, बाकी का तुम रख लेना, हमें तो इतना चाहिए। ऐसा ब्रिटिशर्स ने जमींदार को अपॉइंट करके उसको कहा। तुम ज्यादा अगर वसूलते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो इतना दे दो ना, बाकी तुम रखो। ठीक है, खेती हो न हो उससे हमें कोई लेना देना, हमें तो इतना चाहिए, बराबर। अब जमींदारी सिस्टम के वजह से हुआ क्या कि जो एक्चुअल कल्टीवेटर था, मतलब कल्टीवेटर मतलब जो कि वास्तव में जमीन पर जुताई, बुआई, सिंचाई करके फसल उगाता था, उसके हाथ में तो बहुत ही कम बचता था। कारण कि जमींदार जो था उसको क्या था कि भाई मान लो ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि हमें 100 रुपये महीना चाहिए, है ना। अब तुम जितना वसूलो, 200 वसूलो तो 100 तुम रख लेना, 300 वसूलो तो 200 तुम रखो, हमें तो इतना चाहिए। तो क्या करते थे जमींदार लोग जो थे, वो जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स थे उनका एक्सप्लॉयटेशन करते, कारण कि जो डिफरेंस था वो उनको मिलता, तो वो उनका एक्सप्लॉयटेशन करते। तो कल्टीवेटर्स के हाथ में बहुत ही कम बचता, तो धीरे धीरे कल्टीवेटर्स जो फार्मिंग थी उसके प्रति, जिसको बोले कि अपन निष्क्रिय होते जा रहे। पहले जमींदारी सिस्टम क्या है और उसकी वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर में स्टेगनेशन क्यों आया, वो समझ में आई के बाद। ठीक है, चलिए अब मैं पढ़ दे रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट बुक से, फिर उसके बाद अंडरलाइन लगाने का बोलूंगा, उसको अंडरलाइन करना। ठीक है, देखो क्या है फर्स्ट पॉइंट, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। The most important reason for stagnation in agricultural sector was the introduction of जमींदारी system by the colonial government। मतलब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट को colonial government बोलेंगे बेटा। यहाँ आगे सिस्टम के बारे में बोला है। Under this system, profits accruing out of agriculture sector went to the जमींदार in the form of लगान। मतलब जमीनों से जो भी प्रॉफिट होता था वो सारा प्रॉफिट जमींदारों के पास जाता था लगान के रूप में। The main interest of the जमींदार was only to collect लगान regardless of economic condition of the cultivator। मतलब कल्टीवेटर की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। जमींदार का तो एकमात्र ऑब्जेक्टिव था लगान वसूल करना, जैसा कि मैंने आपको समझाया। The dates for depositing specified sums of लगान to British government were also fixed, failing which the जमींदार was to lose their rights। मतलब क्या, ब्रिटिशर्स ने जमींदारों पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदारों से लगान कब वसूल करेगी वो तारीख भी तय थी। अगर जमींदार उस तारीख को लगान नहीं देता था तो उसको जमींदारी से हटा दिया जाता। अब उसकी डेट फिक्स थी तो वो जमीन लगान वसूल करने के लिए कल्टीवेटर्स पर पूरा प्रेशर लगाता था, बराबर है। ये सारे लास्ट है, द जमींदार्स एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट did nothing to improve the condition of the agriculture। मतलब उन्होंने वहां से लगान तो वसूल करा
पर वहाँ की मतलब एग्रीकल्चर की कंडीशन सुधारने के लिए उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। तो ये जो कारण था जमींदारी सिस्टम, इस वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर में स्टैग्नेशन आया था। जमींदारी सिस्टम समझ में आया बच्चों सबको? पॉइंट समझ में आ गया पहला, है ना? सुनो मेरी बात। एक्चुअली क्या है कि कहानी सलीका समझो इसको, है ना? इसको ऐसे में समझो कि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसको सोचो जनरल नॉलेज हो रहा है, जनरल नॉलेज हो रहा है। तो जनरल नॉलेज सोचोगे ना तो आपको इसमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा। ये चीज़ें जो आपको नहीं पता थी आपको पता चलने लगी। 4 लोगों के बीच बात करोगे तो आपके पास नॉलेज ज़्यादा रहेगा, तो आपके पास पॉइंट्स रहेंगे बोलने के। ऐसा सोचते हुए जनरल नॉलेज मानो इसको और इसकी तरफ थोड़ा सा अपना फोकस बनाओ तो आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा। हाँ जीशा बोलो बेटी। जीशा अनम्यूट होके बोलो, कुछ बोलना चाहती हो तो। जमींदार इंडियंस थे और कॉलोनी गवर्नमेंट में काम करते। हाँ बेटी, वो तो इंडियंस ही थे, वो इंडियंस थे और कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए काम करते थे। बिल्कुल सही बात, दिशा सही बोली। मैंने बोला गांव की किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर देते थे जमींदार के रूप, समझ में? ऐसा जो गांव का सबसे ज्यादा जमीन वाला किसान होगा या जिसके पास पैसा वैसा हो उसको कर दिया अपॉइंट, ऐसा करते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ध्यान दें, एग्रीकल्चर का उन्होंने कमर्शियलाइजेशन कर दिया। मतलब क्या? ध्यान से सुनना। देखो, कुछ होती है फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स कौन सी होती है? ध्यान से सुनना। फूड क्रॉप्स मतलब जो कि सीधे कंज्यूम होती है, जैसे गेहूं हो गया, दाल हो गई, दालें हो गई अलग अलग प्रकार की, चावल हो गया। बताओ, इनका कोई प्रोसेस नहीं होता, ये जमीन से निकली वो सीधे कंज्यूम होती है, सीधे यूज में आती है ना, फूड क्रॉप। और कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं? ऐसी क्रॉप्स जो कि जमीन से जिस रूप में निकलती हैं, जमीन से, हाँ बाजरा भी आ जाएगा बेटा उसमें, फूड क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स जो कि जमीन से निकलती हैं पर जैसी जमीन से निकली वैसी की वैसी यूज नहीं हो सकती, पहले उनका किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्शन होता है और उसके बाद फिर हम उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि कॉटन हो गया, कपास। अब बताओ, कपास सीधे तो उपयोग में नहीं आएगा ना, पहले कपड़ा बनेगा फिर कपड़ा काम में आएगा, है ना? जैसे कॉटन है, जूट इंडस्ट्री है, जूट से भी पहले जैसे वो भी मतलब जूट से भी बैग्स वगैरह बनते हैं, तो वो भी पहले कन्वर्ट होगा किसी दूसरी चीज में फिर काम आएगा। तो कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स का डिफरेंस समझ में आया? पहले ये बताओ, जल्दी बोलो। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट बात क्या था। अंग्रेजों के आने के पहले, ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया में ज्यादातर लोग जो थे ना वो फूड क्रॉप्स ग्रो करते थे, फूड क्रॉप्स ग्रो करते थे। कारण कि भाई यहाँ का किसान जो था उसको खुद के खाने के लिए अनाज उगाना ये काम था, खुद के खाने के लिए अनाज उगाता और उसके बाद जो सरप्लस बचता उस सरप्लस को बाजार में बेच के जो पैसा आता उस पैसे से वो जो दूसरी उसके जीवन की उपयोगी चीजें वो खरीद लेता था, है ना? ऐसा चलता। अब जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने क्या करा, यहाँ के किसानों को फूड क्रॉप्स से हटाकर कैश क्रॉप्स ग्रो करने की तरफ लगाया। लालच दिया उनको पहले तो क्या कि कैश क्रॉप्स आप उगाइए, बराबर है, कॉटन जूट वगैरह ये उगाइए, हम इसकी आपको दाम ज्यादा देंगे, हम इसकी कीमत आपको ज्यादा देंगे। फूड क्रॉप्स की जो कीमत आपको बाजार में मिलती है उसकी तुलना में कैश क्रॉप्स की कीमत हम आपको ज्यादा देंगे। अब एक्चुअली क्या था, ये जो कैश क्रॉप्स थे ना, ये ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल के रूप में ये काम आते थे। जैसे ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, है ना, ऐसे अलग अलग प्रकार की जो इंडस्ट्रीज थी ना, वहाँ उन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए वहाँ पर कोई चीज़ का प्रोडक्शन होता था, तो वहाँ पर उन इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में कैश क्रॉप्स यूज होती है।
तो यहाँ के किसानों को ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप फूड क्रॉप्स मत ग्रो करो, कैश क्रॉप्स उगाओ, इसकी कीमत हम आपको ज़्यादा देंगे। और ये जो कैश क्रॉप्स थे ये रॉ मटेरियल के रूप में उनके ब्रिटिशर्स के इंडस्ट्री चलाने में काम आते थे। तो इसलिए फूड क्रॉप्स की जगह यहाँ के किसानों को काय में लगा दिया कि तुम कैश क्रॉप्स उगाना चाहो। पहले कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर समझ में आ गया, एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन समझ में आया। इसको कमर्शियलाइजेशन बेटा इसलिए कहते हैं कि अगर अनाज उगा रहा हूँ मैं खुद के खाने के लिए तो मेरा पर्पस कमर्शियलाइजेशन नहीं, कमर्शियल पर्पस नहीं है खेती का। बाकी अगर मैं कैश क्रॉप्स उगा रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट तो यूज कर ही नहीं सकता, पहले तो मुझे जो बाजार में बेचना पड़ेगा, है ना, फिर पैसा आएगा उसी से ही मुझे फूड क्रॉप्स भी खरीदना पड़ेंगे अब तो, है ना। तो ये सब तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैंने आपको बता दिया, है ना, कि फूड क्रॉप्स की जगह क्या बोना चालू कर दिया यहाँ के लोगों ने, कैश क्रॉप्स। अब प्रश्न उठता है कि कैश क्रॉप्स से तो उनको पैसे ज़्यादा मिलते थे, तो फिर तो एग्रीकल्चर मतलब उनकी स्थिति सुधरना थी, बोलो यस और नो। जो कल्टीवेटर्स थे ना उनकी स्थिति सुधरना थी, पर अपन क्या कह रहे कि सुधरी नहीं बल्कि बिगड़ी। तो क्यों बिगड़ी पता है? सुनो इधर ध्यान से सुनो। उन्होंने कैश क्रॉप्स बोना चालू कर दी, है। कैश क्रॉप्स बेचे किसको? थोड़ी सी ज्यादा कीमत पर बेचे किसको? ब्रिटिशर्स को बेचे। ब्रिटिशर्स ने वो कैश क्रॉप्स जो थे वो रॉ मटेरियल के रूप में कहाँ यूज करे? अपनी इंडस्ट्री में। और वहां से जो फिनिश गुड्स थे वो यहाँ लाकर इन्हीं किसानों को फिर बेचे। तो आप सोच के देखो कि क्या इनको कोई फायदा हुआ? बताओ, अब इनको कोई फायदा हुआ क्या? नहीं। इस जेब में ज्यादा पैसा डाला, सुनो मेरी बात, इस जेब में ज्यादा पैसा डाला और वापस वो फिनिश गुड्स इनको बेचकर वो पैसा इनसे वापस खींच लिया। बात समझ में आ गई? और दूसरा, ऐसा करने से क्या हो गया? ये फूड क्रॉप्स खरीदने के लिए भी डिपेंड हो गया। अब खुद के खाने के लिए भी तो अनाज खरीदना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भी डिपेंडेंसी आ गई, बराबर है। और इस कारण से बेटा उस समय कई बार देश में फेमाइंस की स्थिति बनी। फेमाइंस का मतलब होता है वो क्या बोलते हैं, भूखमरी की स्थिति बनी। कारण कि भाई फूड क्रॉप्स बहुत कम किसान उगाते थे, ज्यादातर लोग कैश क्रॉप्स में लग गए। तब कैश क्रॉप्स का कॉटन जूट तो खा नहीं सकते, तो कैश क्रॉप्स जो थे वो बेच दिया उनको, उनका जो रॉ मटेरियल वहां पहुंच गया, फिनिश गुड्स यहाँ आ जाते, यहाँ के लोगों को संख्या तो ज्यादा और फूड क्रॉप्स उगते कम। कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया तो और कमी आ गई। तो कई बार इस वजह से देश में भूखमरी की स्थिति बन गई। ये अभी अपन पढ़ेंगे, क्वेश्चन अलग से आ जाता है एग्जाम में कभी कभी, वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करने से भी यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टैग्नेशन हुआ। इस पर अपन ने बात की, मैं जल्दी से पढ़ रहा हूँ। पहले काम करो, जमीन लैंड सेटलमेंट सिस्टम में अंडरलाइन करवा रहा हूँ, पहले कर लो। फर्स्ट वाले पॉइंट पर अंडरलाइन करो जल्दी से सारे बच्चे। लिखो, लिखो क्या, फर्स्ट पॉइंट में अंडरलाइन करना। हेडिंग अपना वो तो दिख रहा है, स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, है ना। उसमें इंपॉर्टेंट रीजन, पहली लाइन इंपॉर्टेंट रीजन लिखा हुआ दिख गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, उसमें इंपॉर्टेंट रीजन पर अंडरलाइन कर लो। उसके बाद जमींदारी सिस्टम दिख रहा है इटैलिक्स में, उस पर अंडरलाइन कर लो, है ना। पूरी लाइन वो इंपॉर्टेंट रीजन और जमींदारी से समझ में आ जाता है कि भाई स्टैग्नेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पढ़ रहे हैं अपन, तो उसका मेन रीजन क्या है स्टैग्नेशन का, इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, जमींदारी सिस्टम, ठीक है। अरे मिला कि नहीं बेटा? मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर की भेजी है तो आपने अंडरलाइन करो। हाँ, अंडरलाइन है तो वो तो मैंने कर रखी है, तो बढ़िया है। अंडरलाइन है तो बढ़िया है, फिर तो कोई झंझट ही नहीं ना, वो मेरी करी हुई है, ठीक है। अंडरलाइन अगर वहाँ इसी से फोटो खींच के भेजे और दिख रही है अगर आपके पीडीएफ में अंडरलाइन करी हुई तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर थोड़ी सी ऐसी आ रही है हल्की हल्की तो फिर उसको कर लेना थोड़ा डार्क, और कुछ नहीं। चलो, फिर फर्स्ट पॉइंट में है प्रॉफिट एक्वेइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर,
लगान के रूप में चल जाता था उनको, इस पर अंडरलाइन करनी है। सेकंड पॉइंट में मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार क्या था, लगान कलेक्ट करना रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर। कल्टीवेटर की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है इससे उनको कोई लेना देना नहीं, उनका तो पूरा प्रेशर काय पे रहता है, लगान वसूल करना है ना। और फिर तीसरा पॉइंट में कोई डेट वेट वाला वो कोई काम का है नहीं इतना। और लास्ट पे पॉइंट है कि भाई जमींदार और कॉलोनियल गवर्नमेंट दोनों ने एग्रीकल्चर की कंडीशन सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया। अंडरलाइन है क्या सबके पास? हेलो, दिख रही है उसमें बराबर? जो मैंने पीडीएफ भेजी उसमें दिख रही है अंडरलाइन सारी? हाँ, अगर कोई हल्की हो तो उसको डार्क कर लेना, ठीक है। चलिए, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल, अब मैं पढ़ रहा हूँ ध्यान से। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मीनिंग पहले से अलग से होता है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन मार्केट रदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मैंने क्या बताया, फूड क्रॉप सेल्फ कंजम्पशन के लिए आते थे, है ना, और कैश क्रॉप जो थे वो बाजार में बेचने के लिए होते थे। तो उसका मीनिंग बता दें कि कमर्शियलाइजेशन का मतलब है कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। समझ में आई बेटा कमर्शियलाइजेशन का मतलब? ठीक है, आगे फिर क्या बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन और जूट, जैसा भी आपको बताया। However, this did not improve the economic condition of farmers because instead of producing food crops, they were producing cash crops, which were to be ultimately used by the British industry. मतलब उनको कैश क्रॉप्स के पैसे ज़्यादा मिलते तो थे, पर इससे उनकी कंडीशन सुधरी नहीं, क्योंकि ये सारी कैश क्रॉप्स ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल के रूप में यूज आती थी और वही वो फिनिश गुड्स यहाँ लाकर बेचते थे। तो एक जेब में पैसा देते, दूसरे जेब से पैसा निकाल लेते थे, ऐसा होता था। ठीक है। और लास्ट है, दस ब्रिटिश रूल प्रमोटेड शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। मतलब ब्रिटिशर्स ने फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स की तरफ शिफ्टिंग कर दिया यहाँ के किसानों को, ताकि उनकी इंडस्ट्रीज को प्रॉपर ढंग से रॉ मटेरियल मिलता रहे। इज इट क्लियर बच्चों? हेलो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको याद रखना, बस आप पॉइंट याद रखना, और पॉइंट याद रख के जो बोल रहा हूँ उसको याद रखना, उसको अपनी भाषा में लिखना, ठीक है। बाकी और कोई बाकी चीज पढ़नी है अपनी अंडरलाइन तो मैंने इसलिए लगवा रहा हूँ कि अगर आपको किसी पॉइंट को पढ़ के उसके अंदर की जो बातें वो क्लिक नहीं होती है, तो आप अंडरलाइन वाली चीज पढ़ लो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो, अब देखो इसके नीचे एक ये ब्लॉग बना हुआ है। ये ब्लॉग जो है वो चीज है जो मैंने अभी बोली आपको। कमर्शियलाइजेशन हो गया ना एग्रीकल्चर का, इसका जो रिजल्ट है, इसका जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ, फेमाइंस के रूप में, मतलब भूखमरी के, फेमिन्स बोलोगे, फेमाइंस बोलोगे, जो भी प्रोनाउंस करो, बराबर है। अब ये मैं पढ़ दे रहा हूँ ब्लॉग, बराबर, एग्जाम में आ सकता है कि ब्रिटिशर्स के समय बार बार फेमिन्स की स्थिति पैदा क्यों, ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो क्या क्या, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्रीकल्चर वॉज कमर्शियलाइज्ड टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री फॉर नेसेसरी रॉ मटेरियल। बेटा बात वही रहेगी, ज्यादातर ब्रिटिश इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिल जाए इसके लिए कमर्शियलाइजेशन कर दिया है, खेती का। The British industries were always in need of raw material like cotton, jute, groundnut, sugarcane, etc. to keep their factories running. मतलब वहाँ के जो इंडस्ट्रीज थी उनको हमेशा रॉ मटेरियल चाहिए होता था ताकि उनकी इंडस्ट्री चल सके। और क्या क्या चीज़ें मुख्य रूप से चाहिए होती थी उनको, कॉटन हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया, शुगर केन हो गया, अपना ग्राउंडनट हो गया, मूंगफली हो गई, ये सब चीज़ें। क्या लिखा आगे, बाय ऑफरिंग हाई प्राइसेस द इंडियन पीजेंट्स वर अट्रैक्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप। थोड़ी सी ज़्यादा कीमत का लालच देके उनको फूड क्रॉप से कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ मोड़ दिया। आगे, द एक्सटेंट ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर वेंट सो फार एज टू मेक मेनी पेसेंट्स परचेज देयर फूड रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम शॉप्स इन टाउन। अब क्या हुआ, जब कमर्शियल खेती करने लग गए वो, तो उनको क्या करना पड़ा, फूड क्रॉप्स बाजार से खरीदते थे वो, बराबर। आगे क्या लिख रहा है,
द फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्वेंट फेमन्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश डेज। और क्योंकि ज़्यादातर लोग कमर्शियल क्या बोलते हैं, सॉरी, कैश क्रॉप्स करने लग गए थे, ग्रो करने लग गए थे, तो फूड क्रॉप्स की कमी की होने की वजह से कई बार ब्रिटिश रूल्स के समय फेमिन्स की स्थिति पैदा। क्लियर हो गया बच्चों पॉइंट पूरा? अलग से शॉर्ट नोट कभी पूछ सकते हैं कि ब्रिटिश रूल के समय फेमिन्स की स्थिति पैदा क्यों हुई। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ध्यान सुनो, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब क्या कि किसी जमीन के टुकड़े से किसी भी चीज का जितना प्रोडक्शन किया जा सकता है, या मतलब जमीन की जितनी कैपेसिटी है उसका पूरा उपयोग ना होना। कि जैसे किसी जमीन की कैपेसिटी है कि भाई उस जमीन के टुकड़े से साल भर में 500 बोरी गेहूं उगाया जा सकता है, बाकी 500 बोरी गेहूं नहीं उगाया जा रहा है, इसका मतलब प्रोडक्टिविटी का अपन पूरा यूज नहीं कर रहे। समझ में आया? जितनी उसकी उत्पादन क्षमता है, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी से हम जमीन का उपयोग नहीं करते थे। उसके रीजन दो में क्या, इरिगेशन फैसिलिटी और फर्टिलाइजर। लेक ऑफ फर्टिलाइजर मतलब इन दोनों की कमी, लेक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी एंड फर्टिलाइजर्स। देखो आपको जमीन से कुछ भी उगाना है तो पानी चाहिएगा और खाद चाहिएगी, है ना। अब फर्टिलाइजर्स भी नहीं डाल रहे हो और पानी की सिंचाई की भी कमी है, तो क्या जमीन से प्रॉपर प्रोडक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बस तो उस समय क्या था कि जो वहाँ के किसान थे ना, उनके पास पैसों की कमी थी, तो वो फर्टिलाइजर्स ला नहीं पाते थे, खरीद नहीं पाते थे, तो फर्टिलाइजर्स डालते नहीं थे। और सिंचाई की सुविधा भी प्रॉपर नहीं थी, है ना। अभी तो फिर भी चलो ठीक है, बाकी उस समय तो पूरा ऐसा बोलते भी थे, अगर आपने सुना हो कि भारत की कृषि मानसून का जुआ, ऐसा बोलते भी थे। मानसून मतलब मानसूनी जो बारिश आती ना बेटा, अगर मानसूनी बारिश अच्छी आ गई तो भारत की एग्रीकल्चरल सेक्टर सही रहेगा, और मानसूनी बारिश अच्छी नहीं आई तो एग्रीकल्चर सेक्टर गया, क्योंकि सिंचाई की खुद से तो व्यवस्था थी। समझ में आया? तो एग्रीकल्चरल सेक्टर के स्टेगनेट होने का तीसरा रीजन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, मतलब जमीन की जितनी कैपेसिटी है आप उतना प्रोडक्शन ले नहीं रहे हो। कारण कि फर्टिलाइजर्स की कमी। फर्टिलाइजर्स की कमी क्यों? क्योंकि पैसे ही नहीं है फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, और इरिगेशन फैसिलिटी का ना। ठीक है, तो इससे प्रोडक्टिविटी को भी ले ली थे। और जब जमीन का पूरा उपयोग ही नहीं कर रहे हो तो तय बात है कि कल्टीवेटर जो है वो तो गरीब ही रहेगा, बराबर है। तो तीसरा पॉइंट अब मैं पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर रिजल्टेड इन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के तीन रीजन बता दिए हैं, मैंने दो बताए थे। एक, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा था नए जो तरीके से, इरिगेशन फैसिलिटी की कमी, और फर्टिलाइजर का न के समान उपयोग करना। इसके वजह से हम जमीन की पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे। The cultivator had neither the means nor any incentive to invest in agriculture। न तो उनके पास पैसा था, न उनको कोई सहायता मिलती थी कि वो अपनी खेती जमीन पर कोई इन्वेस्टमेंट कर सके। The जमींदार had no roots in the villages, while the British rule spent little on agriculture, technical और mass education। मतलब जमींदार कोई ध्यान देते नहीं थे, ब्रिटिशर्स बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करते थे एग्रीकल्चर के ऊपर। ये सब फालतू पॉइंट है बेटा, इनको कुछ नहीं करना ना, अंडरलाइन करने का जो करा हुआ जो फर्स्ट पॉइंट बस वही इसी का फर्स्ट। ऑल दिस मेड इट डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी विच कॉज्ड परपेचुअली लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि पैसे ही नहीं है, फर्टिलाइजर डालने के लिए पैसा नहीं है, तो नई टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए तो सवाल ही नहीं उठता था। और इस वजह से प्रोडक्टिविटी जो जमीन की थी उसका पूरा यूज हो पाता नहीं। इस वजह से भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में स्टेगनेशन था। बोलो आया क्या समझ में पॉइंट? ये याद रखना, लेक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी एंड फर्टिलाइजर।
क्लियर है बच्चों? जल्दी बोलो। चलिए, लास्ट पॉइंट है स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब ये सीधा सा नाम से पता चलता है कि ना तो ब्रिटिशर्स ना जमींदार कोई भी किसानों को मदद करने को तैयार नहीं। बराबर, किसान के पास पैसा नहीं। अब किसान के पास पैसा नहीं है, कल्टीवेटर के पास पैसा नहीं है, तो वो इन्वेस्ट कर नहीं सकता कि नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर ले, इरिगेशन फैसिलिटी लगा ले अपने यहाँ, है ना। जमींदार और ब्रिटिशर्स को कोई लेना देना नहीं, उनका काम सिर्फ एक्सप्लॉइट करना, कोई इन्वेस्टमेंट कोई मदद वो करे नहीं। तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट न के बराबर था एग्रीकल्चर सेक्टर। और जब आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे तो तय बात है कि प्रोडक्शन होगा ही नहीं। ये चौथा और आखिरी पॉइंट है, किताब से पढ़ो, ध्यान से। इंडियाज एग्रीकल्चर वॉज फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज। मतलब बाढ़ वगैरह भी उस समय आती थी तो उनको भी कंट्रोल करना, या ड्रेनेज का मतलब होता है बेटा कि जैसे पानी भर गया बाढ़ का तो उसका प्रॉपर ढंग से निकास हो जाना, निकल जाना, खेतों से निकल जाना, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं। Although some farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crops, a large section of tenants, small farmers and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentives to invest in agriculture। वो इसकी बात है सारी जो पहले के पॉइंट में भी पढ़ने पड़ी कि छोटे किसान, कुछ टेनेंट्स थे, कुछ शेयर क्रॉपर्स। देखो शेयर क्रॉपर का मतलब समझा दो। शेयर क्रॉपर्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो, कि जैसे मेरी कोई जमीन हो मान लो, है ना। अब मैं तो शहर में रहता हूँ इंदौर में, मेरी कोई गांव में जमीन है, मैं तो वहाँ जाके खेती किसानी कर नहीं सकता, तो मैंने गांव के किसी व्यक्ति को बोल दिया भैया मेरी जमीन पे तुम खेती करो, मेरी जमीन पे तुम खेती करो, और जितना साल भर में पैदावार आएगी, जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका 40% आप रख लेना, 60% मुझे दे देना। शेयर क्रॉपर्स, समझ में आ रही है? जितनी क्रॉप होगी उसको हम शेयर करेंगे। आ रही है बात समझ में बेटा? शेयर क्रॉपर का मतलब समझ में आया, है ना। तो शेयर क्रॉपर्स, छोटे किसान, है ना, ये सब जो थे इनके पास खुद के पास इनकी फाइनेंशियल पोजीशन तो खराब थी, और जमींदार और ब्रिटिशर्स इनको कोई इंसेंटिव नहीं देते थे, कोई सहायता नहीं करते थे कि ये इन्वेस्टमेंट कर सके। और इस वजह से चूंकि एग्रीकल्चर में कोई प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं था तो कभी हम नई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकते, और इस वजह से भी एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति उस समय बहुत खराब है। एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति खराब होने के मुख्य 4 रीजन क्या है, उस पर अपने डिस्कशन करें। चारों पॉइंट समझ में आए सब बच्चों को? हेलो, है ना। सुनो आप मेरी बात सुनो। अब क्या है, अपन हर दिन ना ये इस तरह के ट्री बनाकर पढ़ेंगे, और ये जो है इसकी फोटो खींच के मैं आपको दे दूंगा, आप अपने इंडियन इकोनॉमिक्स की कॉपी बनाओ और उसके अंदर ये ट्री बनाते रहो। समझ में आ रही है बात? तो आपको कभी भी रिवीजन वगैरह करना होगा ना तो ये ट्रीज पढ़ते रहना, ऑटोमेटिक आपका रिवीजन हो जाएगा, जैसा कि अपने मैक्रो में मिलाते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं फोटो खींच लेता हूँ। अपना 4:30 का टाइम हो गया। आज के लिए इकोनॉमिक्स में इतना, बाकी अपन कल देखते हैं। 2-3 मिनट का ब्रेक रखते हैं, उसके बाद फिर